देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं मुंबई की ही खबर से। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान अब अस्पताल से अपने घर पहुंच चुके हैं। 16 जनवरी की रात उन पर जानलेवा हमला हुआ था। 5 दिनों तक वो अस्पताल में रहे। अब कड़ी सुरक्षा के बीच अपने घर पर हैं। मंगलवार करीब शाम 5 बजे के आसपास आखिरकार सैफ अली खान लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंचे। छुट्टी से पहले उनकी आखिरी जांच हुई। अस्पताल के बाहर पुलिस वालों और मीडिया का जमावड़ा था। इसके पहले सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस सैफ के हमलावर को लेकर सतगुरु शरण पहुंची। क्राइम सीन क्रिएट किया गया और फिर करीब 6:30 पर पुलिस सैफ के घर से निकल गई। सैफ के घर सतगुरु शरण पर सुबह से उनके लौटने की तैयारियां चल रही थी। उनके घर की बालकनी पर सुरक्षा को देखते हुए जाली लगाई गई। धीरे धीरे उनकी बिल्डिंग पर पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई और बैरिकेड्स लगा दिए गए। करीब 4:45 पर सुरक्षा वाले गेट से अंदर ना जाकर सैफ दूसरे गेट से मीडिया के हुजूम के बीच अपनी कार से दाखिल हो गए। सैफ मीडिया से मुखातिब होना चाहते थे, जिसके चलते एक्टर रोनित रॉय, जो सुरक्षा एजेंसी भी चलाते हैं, बाहर आए और उन्होंने मीडिया से शांत होकर घेरा बनाने की दरख्वास्त की। आप एक काम करेंगे, आप चाहते हैं कि सैफ आए? प्लीज एक चालू कीजिए। ऐसे करेंगे तो मुश्किल है। प्लीज फॉर मी यू विल डू इट। लेकिन मीडिया की धक्का मुक्की बनी रही और सैफ ने अंदर ही रहना ठीक समझा। सैफ का हमलावर पुलिस हिरासत में है और सैफ सुरक्षित अपने घर पर। और अब सैफ को और फिल्म जगत को सैफ के वापस काम पर लौटने का इंतजार रहेगा। और बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर मुसीबत का एक और पहाड़ टूटा है। पटौदी परिवार की 15,000 करोड़ की संपत्ति पर अब सरकार का हक हो सकता है। क्या है पूरा मामला? अनुराग द्वारी की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इस फ्लैग स्टाफ हाउस में भोपाल नवाब सैफ अली खान का बचपन बीता, लेकिन अब ये सरकारी हो सकता है। सिर्फ फ्लैग स्टाफ हाउस ही नहीं, 15,000 करोड़ की संपत्ति, जिसमें भोपाल का नूरे सभा पैलेस, दारुसलाम, बंगला ऑफ हबीबी, कॉटेज 9, 4 क्वार्टर्स, मोटर्स गैराज, वर्कशॉप, न्यू कॉलोनी क्वार्टर्स, बंगला नंबर 1 न्यू कॉलोनी, डेयरी फार्म क्वार्टर्स, फारस खाना, फॉरेस्ट स्टोर, पुलिस गार्ड रूम, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, गवर्नमेंट स्कूल, कोहिफिजा प्रॉपर्टी और अहमदाबाद पैलेस जैसे कई जमीनें और इमारतें शामिल हैं। ये भी सरकारी हो सकती हैं। वजह, जस्टिस विवेक अग्रवाल का यह फैसला। सैफ के परिवार ने 30 दिनों में कोई दावा नहीं किया। परिवार चाहे तो डिवीजन बेंच में चुनौती दे सकता है। उधर सरकार चाहे तो नवाब परिसर की संपत्ति को शत्रु संपत्ति अधिनियम के दायरे में लाते हुए 2015 के आदेश के तहत अपनी कस्टडी में ले सकती है। सरकारी जमीन पे अगर कोई बसा हुआ है तो उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार का धारणाधिकार कानून है। उसमें एक लिमिट है कि इस समय से अगर कोई रह रहा है, घर बना के रह रहा है, उसके पास बिजली बिल है वो है, तो फिर उसको कुछ निश्चित राशि लेके पट्टा दिया जाता है। जैसे अभी आप ईदगाह हिल्स है अपनी, तो ईदगाह हिल्स भी सरकारी है। तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं प्लॉट नहीं, जो लोग रह रहे हैं और बहुत पहले से रह रहे हैं, उनको हम लोग धारणाधिकार में ट्रीट करते हैं। अभी खाली स्टेट है, इसमें कोई स्टेट ने से एकदम सरकार उस पर काबिज तो नहीं हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब आप दूसरी बात ये समझिए कि मर्जर क्या है। मर्जर वो कानून है जो भारत सरकार ने आज़ादी के बाद बनाया था। जो लोग भारत छोड़ के पाकिस्तान या चाइना चले गए थे, भोपाल के शाही परिवार से 2 लोग पाकिस्तान गए। 2 लोगों के पाकिस्तान जाने से कोई पूरे परिवार की संपत्ति शत्रु संपत्ति तो घोषित नहीं हो सकती है ना। पूरे रिकॉर्ड में जो सारे सरकारी रिकॉर्ड में साहिदा सुल्तान के नाम जो संपत्तियाँ चढ़ी हुई हैं, तो साहिदा सुल्तान तो यहीं है, भारत में ही है। कहाँ गई? भारत में नहीं, भारत में इंतकाल हुआ उनको, यहीं रही वो। तो आज क्या उनकी संपत्तियाँ भी या मंसूर अली खान साहब के नाम जो संपत्ति है वो संपत्तियाँ भी आपके शत्रु संपत्ति घोषित करेंगे? हालांकि अभी कई सवाल हैं, लोगों के मन में शंका भी है। जैसे 100 एकड़ जमीन पर 1.5 लाख लोग रह रहे हैं। स्टे हटने के बाद ये सभी निर्माण अवैध हो जाएंगे। ऐसे में सरकार इन लोगों को कैसे हटाएगी? नूरे सभा पैलेस, कोहिफिजा, अहमदाबाद पैलेस जैसी कई संपत्तियां बिक चुकी हैं। सरकार इन संपत्तियों को अपने कब्जे में कैसे लेगी? पटौदी परिवार के किसी सदस्य ने 30 दिनों की मियाद में अपील क्यों नहीं की? कुछ लोग परेशान हैं तो कुछ सवाल पूछ रहे हैं। भी भरते हैं, बराबर हर साल भरते हैं। रजिस्ट्री नहीं, टैक्स वाले आते हैं, नगर निगम वाले बटते हैं। नवाब साहब ने कमजोरी करी नवाब भोपाल के लोगों ने, वरना वो चलती रहते केस तो चलेगा, आगे भी लगाएंगे वो लोग। ये बड़ी बेटी थी, उनकी शादी तो ये शत्रु संपत्ति का जो रूल बना है उससे पहले चली गई थी पाकिस्तान।
वो नवाब साहब की महिली बेटी साजिदा सुल्तान, नवाब साजिदा सुल्तान, वो रूलर ऑफ भोपाल बनी, तो इनके नाम पे आई, वो इन्हीं की रहेगी। भोपाल में पूरी कम से कम 1-1.5 हज़ार एकड़ तो ज़मीन भोपाल की 1.5 हज़ार, फिर चिकलोती की अलग ज़मीन है। क्यों करेंगे? खाली पट्टे वाले और क्यों करेंगे? पट्टे हैं उनके पास ऑलरेडी, गवर्नमेंट ने भी दिए, सब देते टैक्स वगैरह। दरअसल भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह की 3 बेटियां थी, आबिदा, साजिदा और तीसरी राबिया। आबिदा सुल्तान 1950 में भारत छोड़कर पाकिस्तान में बस गईं। दूसरी बेटी साजिदा का निकाह हरियाणा के पटौदी के नवाब इफ्तिखार अली खान से हुआ। इफ्तिखार के बेटे मंसूर अली खान पटौदी थे। मंसूर के बेटे सैफ अली खान हैं। नवाब हमीदुल्लाह के निधन के बाद साजिदा सुल्तान के पति इफ्तिखार अली खान पटौदी भोपाल के नवाब बने। 2011 में मंसूर अली खान पटौदी की मौत के बाद सैफ को भोपाल नवाब का टाइटल मिला था। इस विवाद की जड़ 1968 में बना शत्रु संपत्ति कानून है, जिसके तहत विभाजन के बाद पाकिस्तान जाने वाले लोगों की भारत में छोड़ी गई संपत्तियों पर केंद्र सरकार का हक होता है। केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2015 को शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत राजस्व विभाग को पटौदी परिवार की संपत्ति राजसात करने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ सैफ अली खान जो फिल्म अभिनेता है वो हाईकोर्ट गए और पूरे मामले में तब से ही न्यायालयीन प्रक्रियाओं में ये पूरी कार्रवाई चल रही है, जिसके मामले में अब बातें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि सरकार आबिदा को वारिस मानती है, लेकिन शर्मिला टैगोर ने कोर्ट में तर्क दिया था कि आबिदा सुल्तान 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान चली गई और भोपाल नवाब की मौत भारत में हुई, इसलिए शरीयत के आधार पर उनका भारत की संपत्ति पर कोई दावा नहीं बनता। इस पर 2019 में कोर्ट ने भी फैसला दिया था कि सैफ की दादी साजिदा सुल्तान ही भोपाल की संपत्ति की वैध वारिस हैं। भोपाल से अजय शर्मा के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV। और अब अगली अहम खबर राजस्थान से आपको दिखाते हैं, जहां जैसलमेर में 35 पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू के कारण से हो चुकी है। 11 जनवरी से मौतें दर्ज की जा रही हैं और 19 जनवरी को एक झुंड मृत पाया गया। प्रवासी पक्षियों का ये सीजन है, तो ऐसे में वन विभाग को चिंता है कि बर्ड फ्लू कहीं जैसलमेर से आगे न फैले। तस्वीरें हैं हर साल हजारों किलोमीटर का सफर तय करके भारत आने वाले विदेशी पक्षी कुरजा यानी डेमोसाइल क्रेन की, लेकिन जैसलमेर में इस बार एक दुख देने वाली तस्वीर दिख रही है। यहाँ अब तक 35 पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू के कारण हो चुकी है। इनमें अकेले 33 कुरजा पक्षी हैं। इसके अलावा एक कोयल और गिद्ध की भी मौत हुई है। 11 जनवरी से मौत के केस दर्ज हो रहे हैं। 19 जनवरी को पक्षियों का एक झुंड मृत पाया गया था। फॉरेस्ट विभाग को चिंता है कि कहीं बर्ड फ्लू के केस जैसलमेर से बाहर न फैलने लगे। फिलहाल तालाबों और खेतों के पास जाने से किसानों को रोका जा रहा है। टीम जो है पशुपालन और वन विभाग की टीम, RRT टीम मिलकर के काम कर रही है, कंट्रोल भी कर रही है और डिस्पोजल ऑफ बर्ड्स भी समय पे कर रही है। साथ ही जो इन्फेक्टेड एरिया है उसको भी जो है डिसइंफेक्टेंट स्प्रे से लगातार स्प्रे किया जा रहा है और वन विभाग के और सिविल डिफेंस के लोग लगातार गश्त भी कर रहे हैं। प्रशासन का भी पूरा ध्यान है। मंगोलिया, चीन और कजाकिस्तान जैसे देशों से हर साल 5000 किलोमीटर का सफर तय करके जैसलमेर के खेतोलाई, डेलाजर, धोलियाल, लोहटा, देगराय जैसे इलाकों में कुरजा पक्षी आते हैं और करीब 6 महीने यहीं रहते हैं। बर्ड फ्लू को यहाँ पे हमने काफ़ी गंभीरता से हैंडल किया है। जिला प्रशासन की टीम, वन विभाग की टीम, वेटनरी डॉक्टर की टीम और मेडिकल टीम प्लस जो लोकल लेवल पे जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी एक समन्वय स्थापित करके QRTs बनाई गई हैं, रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई हैं और अभी तक इस जिले में 35 डेथ्स हो चुकी हैं। हालांकि कल कोई केस नहीं आया और आज भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोई केस नहीं आएगा, क्योंकि पूरी मुस्तैदी से कार्य किया जा रहा है। जहाँ पे भी ऐसे कोई केसेस आ रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि उसके आसपास ना तो मवेशी लेके जाएं और ना तो खुद वहाँ पर जाएं, और टूरिस्ट को भी वहाँ पे जाने से डिस्करेज किया जा रहा है। चिंता की बात यह है कि रेगिस्तान के जलाशयों में हजारों की तादाद में कुरजा पक्षी पहुंच गए हैं। कुरजा की खासियत है कि ये झुंड में एक दूसरे के बहुत करीब बैठते हैं, जिसके कारण संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है। अभी बहुत सारे यूरोपियन पक्षी हैं वो जैसलमेर में प्रवासी या थार डेजर्ट में प्रवास के रूप में यहाँ आए हुए हैं, प्रवासी के रूप में, और हजारों की संख्या में डेमोसाइल क्रेन यहाँ पर आती है। डेमोसाइल क्रेन की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि वो आपस में एक दूसरे से सट के खड़ी रहती हैं या साथ साथ फ्लाई करती हैं, और वायरल डिजीज होने की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह या एक बर्ड से दूसरी बर्ड में फैलने की काफ़ी संभावना रहती है। जाहिर है जैसलमेर के साथ साथ राजस्थान के सारे पक्षी अभ्यारण्य अभी हाई अलर्ट पर हैं। जैसलमेर से श्रीकांत व्यास के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया।
जलवायु परिवर्तन का असर कुछ ऐसा है कि बारिश और बर्फबारी न के बराबर हो रही है। जनवरी महीना गुजरने को है और उत्तराखंड में 80% कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। वैज्ञानिक इसके पीछे मौसमी चक्र में बदलाव और ग्लोबल वार्मिंग को वजह मान रहे हैं। आसमान में बादल जरूर है लेकिन बरस नहीं रहे हैं। वैसे भी 2024 भारत में सबसे गर्म साल रहा तो साल 2025 के जनवरी महीने में भी तापमान बढ़े हुए हैं, बारिश नाम मात्र हो रही है। 3.2 mm के आसपास मिली है, जबकि 16-17 mm के आसपास अभी तक मिल जानी चाहिए थी। तो जो ओवरऑल अगर डेफिशिएंसी देखो मैं इस सीजन की या इस मंथ की अभी तक जो है तो अभी -81% है, तो काफ़ी कम है। अब बारिश कम हुई है तो इसके नुकसान भी पर्यावरणविद बताते हैं। भयानक आगे लगेंगी जंगलों में, पहाड़ों में। दूसरा ये है कि ग्लेशियर्स बहुत तेज़ी से श्रिंक हो रहे हैं हमारे, और जल स्रोत बहुत तेज़ी से डिप्लीट होंगे। मौसमी चक्र में बदलाव में सबसे ज्यादा रोल ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ों का अंधाधुंध कटाव, वाहनों से निकलने वाला धुआं और कंक्रीट के बड़े जंगल है। और ऐसे ही बारिश कम होती रही और तापमान बढ़ता रहा तो धरती को बचाना मुश्किल होगा। और आस्था किस तरह से खास को आम बना देती है, अब इसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। आज अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी प्रयागराज में महाकुंभ पहुंचे। अडानी समूह, आपको बता दें कि प्रयागराज में लोगों को भोजन कराने के अभियान में शामिल है। आरती पुस्तिका भी बांटी जा रही है। गौतम अडानी ने संगम पर पूजा की और महाप्रसाद खुद उन्होंने बनाया और लोगों को खाना भी परोसा। माँ गंगा का आशीर्वाद लेना उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मंगलवार को अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी प्रयागराज के कुंभ पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी प्रीति अडानी भी थी, जो अडानी फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं, और बेटे करण अडानी भी थे, जो अडानी पोर्ट एंड सेल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। इन्होंने संगम पर पूजा की, उस त्रिवेणी पर जहां गंगा, यमुना और लुप्त सरस्वती मिलती है। अडानी इस्कॉन मंदिर के शिविर भी पहुंचे और उन्होंने महाप्रसाद बनाने में भी योगदान किया। प्रसाद बनाने में हाथ बांटने से लेकर प्रसाद बांटने और भोजन कराने तक के काम में गौतम अडानी पूरी आस्था से शामिल हुए। अडानी समूह और इस्कॉन ने महाकुंभ मेले में सबको भोजन कराने के लिए हाथ मिलाया है। ये महाप्रसाद पूरे कुंभ के दौरान बढ़ता रहेगा, जो 26 फरवरी तक चलेगा। गौतम अडानी ने प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी कुंभ की व्यवस्था के लिए धन्यवाद दिया। आखिर कुंभ धरती पर सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। नहीं, आप एक देखो तो यहाँ की जो व्यवस्था और भव्यता जो बनाई हुई है, तो मैं सच्चे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी, ये अपने सब भारतवासियों की तरफ से मैं उनको धन्यवाद दूंगा। व्यवस्था की तारीफ करते हुए अडानी ने ये भी जोड़ा कि कुंभ का आयोजन इतना भव्य और इतने बड़े पैमाने पर है कि ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स और कॉरपोरेट के लिए रिसर्च का विषय हो सकता है। उत्तर प्रदेश का प्रशासन एंड खास करके पुलिस कर्मचारी, सफाईगण, जिस तरह से इतने करोड़ों की तादाद के अंदर लोग यहाँ आते हैं और जिस तरह से व्यवस्था रखी हुई है, ये मेरे हिसाब से मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और कॉरपोरेट हाउस के लिए भी एक रियली संशोधन का विषय है। गौतम अडानी ने यूपी के विकास में अडानी समूह की हिस्सेदारी को लेकर भी प्रतिबद्धता जताई। उत्तर प्रदेश में जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इतनी 25-27 करोड़ की आबादी है और डेवलपमेंट की जिस दिशा में
उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है उसमें अदानी ग्रुप का कंटिन्यूसली योगदान रहेगा। अडानी परिवार ने प्रयागराज में लेटे हनुमान के मंदिर में भी दर्शन किए और पूजा की। उन्होंने मंदिर के बाहर भोजन भी बांटा। अडानी समूह गीता प्रेस के साथ मिलकर महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं के लिए आरती संग्रह की 1 करोड़ प्रतियां बांटने का काम भी कर रहा है।